हेलो पीपल, हाउ आर यू। आज फिर से स्वागत है आपकी अपनी चैनल इकोनॉट्स में। आज हम लोग चालू करने वाले हैं हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट चैप्टर, और टर्म 2 में एक ही चैप्टर है ये। और तो क्या बोलूँ, सबको ये इतना हार्ड लगता है कि क्या ही बताए। पर आज मैं पूरा ट्राई करूँगा कि आपको एकदम ईजी वे में समझा दूँ पूरा चैप्टर, क्योंकि हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है मेरे दोस्त। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। चलो, तो अब बात ये आती है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खलीफा मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये तीन अपने चैप्टर में सबसे पहले दिए गए हैं। तो इसका कुछ तो इम्पोर्टेंस होगा कि इधर से ही सब चालू हुआ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इससे ही बिगिन करते हैं हम लोग। तो बोल रहे हैं कि इन इंडिया द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज कनेक्टेड टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। अब ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म, अब नए टाइप का नेशनलिज्म है वो कनेक्टेड है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से। ड्यू टू कॉलोनियलिज्म many different groups shared bonds together which were forged by Congress under महात्मा गांधी। अब ये कॉलोनियल मूवमेंट की वजह से इतने सारे ग्रुप ने अपने बॉन्ड शेयर किए, मतलब जॉइन हो गए, एक दूसरे के साथ मर्ज कर लिया। और ये सब हुआ था कांग्रेस के थ्रू, महात्मा गांधी के अंदर। तो ये इम्पोर्टेंट है, वैसे तो पूरा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है, पर ओके, लेट्स पुट दिस टॉपिक असाइड, क्योंकि ये सब बातें तो चलती रहेगी। हमें हमारे चैप्टर में पूरा फोकस रखना है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अरे भाई साहब, ये क्या आ गया भाई। तो आप सबको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कितना खतरनाक था, और वैसे एक टाइप से बोले तो वन साइडेड था, क्योंकि वो टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत पावरफुल थी और उसमें पूरा सपोर्ट इंडिया ने ही किया था। सपोर्ट नहीं, हमें बोला था, ऑर्डर दिया था कि ज्वाइन करनी पड़ेगी और वैसा सब। बट लेट्स मूव। तो यहाँ लिखा है द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन द ईयर 1919। अब 1919 में ये वॉर ने न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन खड़ी कर दी थी। सोच रहे हो कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा इस वर्ल्ड वॉर 1 का। इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड एंड द प्राइसेस ऑफ कस्टम ड्यूटीज वर डबल्ड बिटवीन 1913 एंड 1918। अब ड्यूटीज़ और जो टैक्सेस होते हैं वो डबल कर दिए थे 1913 और 1918 के बीच में। अरे भाई, अभी इंसान वर्ल्ड वॉर 1 से रुका भी नहीं है और तुम लोग टैक्स बढ़ा रहे हो, ये क्या बात हुई। फिर लिखा है विच लेड टू डिफ़िकल्टी लाइफ फॉर कॉमन पीपल। अब ऑब्वियसली बात है कि मिडिल क्लास पीपल या लोअर क्लास पीपल के लिए तो इतना हार्ड होगा ही। मेन नेसेसिटी फूड होती है और टैक्स सब होते हैं। फूड खरीदने के लिए हमें पैसे चाहिए और सब पैसे तो टैक्स में चले जा रहे हैं, तो फूड कहाँ से मिलेगा भाई। फिर आगे है इन 1918 एंड 1919 क्रॉप्स फेल्ड इन इंडिया रिजल्टिंग इन शॉर्टेज ऑफ फूड accompanied by an influenza epidemic. At this stage, a new leader appeared and suggested a new mode of struggle. अब 1918 और 1919 में क्रॉप फेल्ड हो गई थी इंडिया के अंदर, जिसने फूड की शॉर्टेज खड़ी कर दी थी, एक एपिडेमिक। और यही टाइम लीडर है, और वो लीडर कौन थे हम सबको पता है, महात्मा गांधी उर्फ मोहनदास करमचंद गांधी। अब ये टाइम पे वो लीडर आए और उन्होंने नए आइडिया दिए स्ट्रगल के बारे में, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, वो सत्याग्रह और शांति से सब करने के। तो ये सब हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये बात पे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक या सब्सक्राइब करो भाई, क्या कर रहे हो यार तुम लोग भी। एनीवेज, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा था, गांधी जी आए। गांधी जी का मेन जो आइडिया था वो था सत्याग्रह।
अब सत्याग्रह ही करते थे गांधी जी, और जिसकी वजह से एक चांस मिला फ्रीडम का। In January 1915, Mahatma Gandhi returned to India from South Africa and started the movement Satyagraha. Satyagraha emphasized the power of truth and the need to search for truth. According to Mahatma Gandhi, people can win a battle with non-violence, which will unite all Indians. अब 1990 in 1915 में महात्मा गांधी इंडिया आए साउथ अफ्रीका से। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो वो ऐशो आराम से गुजार सकते थे वो छोड़ के वो इंडिया आए, और इंडिया में आके उन्होंने सत्याग्रह चालू किया। उनका मानना ये था कि सत्याग्रह नॉन वायलेंस के दम पे वो सारे इंडियन को यूनाइट कर सकते हैं। In 1917, he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. In the same year, he organized Satyagraha to support the peasants of Kheda district of Gujarat. In 1918, Mahatma Gandhi went to Ahmedabad to organize a Satyagraha movement among cotton milk workers. अब आने के बाद उन्होंने धड़ाधड़ 3 मूवमेंट कर दिए, और तीनों पहली बार में ही सक्सेसफुल हो गए। एक उन्होंने किया था चंपारण बिहार में, दूसरा किया था अपना गुजरात में, खेड़ा गुजरात में, तीसरा भी गुजरात में किया था अहमदाबाद में। अब तीन में उनको सक्सेस मिल गई स्टार्टिंग में ही, तो लोगों को भी विश्वास हो गया कि हाँ, ये बंदे में कुछ तो दम है, कुछ तो कर सकता है ये फ्रीडम के लिए। तो लोगों ने भी धीरे धीरे सपोर्ट करना चालू किया। अब उसके बाद महात्मा गांधी ने धड़ाधड़ सब चालू कर दिया। उसमें से एक एक्ट पे जिसमें उन्होंने काम किया था वो था रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट क्या था वो हम देखते हैं। इन 1919 महात्मा गांधी लॉन्च्ड अ नेशनल वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट था क्या भाई, वो तो पहले बताओ। तो the act gives the government enormous power to repress political activities and allow detention of political prisoners without trial for 2 years. अब ये एक्ट में इतना गंदा था कि गवर्नमेंट के ऑपोज में कुछ लिख नहीं सकते थे न्यूज़ के अंदर। फिर वो लोग कोई भी ऐसे चलते हुए बंदे को उठा लेते थे कोई भी ट्रायल के बिना, और 2 साल के लिए जेल में रख सकते थे। अब तुम या मैं, हम सब चल रहे होते हैं रोड पे, और ऐसे ही कोई उठा ले, चलो तुमको पकड़ लिया और जेल में डाल दे, तो किसी को भी बुरा लगेगा भाई। The British government decided to clamp down on nationalists by witnessing the outrage of the people. On April 10th, police in Amritsar fired on a peaceful procession which provoked widespread attack on banks, post office and railway station. Martial law was imposed and General Dyer took command. अब इतनी ख़राब सिचुएशन हो गई थी ये ऑपोज के अंदर कि मार्शल लॉ लगाना पड़ा, और जनरल डायर थे वो टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट में, उन्होंने कंट्रोल लिया था इसका। तब सोचो भाई, इतना शांति से सब किया तो भी ऐसा हुआ। जस्ट इमेजिन वो टाइम की सिचुएशन कैसी होगी, समझ रहे हो। अब ये चीज़ के बाद जो हुआ वो आपको, मुझको, पूरे इंडियन सबको अभी भी गूज़बम्प्स ला सकता नहीं, ये लाता ही है। अगर आप लोग जलियांवाला बाग गए हो तो आपको पता चलेगा कि क्या कितने गूज़बम्प्स आते हैं वो टाइम। तो अब हम बात कर रहे हैं जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में। मैसेकर मतलब क्या होता है पता है आपको? मैसेकर एक ऐसी चीज़ होती है कि बहुत लार्जली बेस पे लोगों को मारते हैं, लार्ज बेस पे लोगों का मर्डर करते हैं, उसे मैसेकर बोला जाता है। तो on 13th April, the Jallianwala Bagh incident took place. A large crowd gathered in the Jallianwala Bagh where a few people come to protest against the government new repressive measure. 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग आए थे
वो दिन कुछ फंक्शन या कुछ फेस्टिवल था इसलिए। तो वो दिन क्या हुआ कि वहाँ पे कुछ ही प्रोटेस्टर थे गवर्नमेंट के ऑपोज में, और वहाँ पे हाँ बैसाखी का फेयर था। While some came to attend the annual Baisakhi fair, General Dyer blocked all the exit points and opened fire on the crowd, killing hundreds. After the Jallianwala Bagh massacre, people became furious and went on strike, clashes with police and attacked on government building. Mahatma Gandhi had to call off the movement as it was turning into a violent war. सोचो कि वहाँ पे इतने मासूम लड़कियाँ, वाइफ, किसी के बच्चे, सब लोग थे, और जो जनरल डायर था उसने शूट आउट कर लिया, ऐसे धड़ाधड़ फायर कर दी थी। अगर आप लोग वहाँ पे आज भी जाओ ना तो वहाँ पे बुलेट्स के निशान हैं। फिर सब वुमेन अपने बच्चों को लेकर वेल के अंदर कूदी थी बचने के लिए, वहाँ पे भी ब्रिटिशर्स ने उनको ठोक दिया। वो सब चीज़ आज अभी तक वहाँ पे मौजूद है। फिर गांधी जी को आना पड़ा और मूवमेंट को कॉल ऑफ करना पड़ा, क्योंकि वो वायलेंट वॉर के अंदर कन्वर्ट हो रहा था। इतना क्रूअल था जनरल डायर, क्या बोलो। चलो उसके बाद एक इश्यू आया जिसका नाम था खलीफत मूवमेंट। अब ये नाम सुन के कितने बच्चे लोग अपने सपनों की दुनिया में चले गए होंगे। प्रेजेंट में आओ भाई, बैक आओ, असली दुनिया में भी वापस आओ भाई। चलो खलीफत इश्यू। अब महात्मा गांधी then took up the Caliphate issue by bringing Hindus and Muslim together. अब महात्मा गांधी को ये जलियांवाला बाग के बाद क्या लगा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ में आ जाए तो कुछ हो सकता है फ्रीडम का। तो उन्होंने खलीफत इश्यू पे ध्यान दिया। अब वो टाइम क्या था कि ब्रिटिशर्स ने किसी ने जो टर्की का खलीफा था, जिसे सारे मुस्लिम भगवान मानते थे, उसको बंदी बना लिया था। तो महात्मा गांधी ने कहा कि हम हिंदू लोग वहाँ पे हेल्प करेंगे और वो मुस्लिम लोग भी हमारी हेल्प करेंगे और दोनों साथ में फ्रीडम लेंगे। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की. In March 1990, a Caliphate Committee was formed in Bombay. In September 1920, Mahatma Gandhi convinced other leaders of the need to start the non-cooperation movement in support of Caliphate as well as for Swaraj. 1920 सितंबर के अंदर महात्मा गांधी ने सारे लीडर को कन्विंस कर लिया कि हम लोग खलीफत को सपोर्ट करेंगे, जिससे हमें स्वराज भी मिल जाएगा और उनको अपना खलीफा भी मिल जाएगा। तो ये था हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खलीफत मूवमेंट। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ। मूवमेंट से पहले हम लोग पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि नॉन कॉपरेशन है क्यों, वाई ओनली नॉन कॉपरेशन। अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट करो अभी के अभी। जो कमेंट करेगा सबसे पहले उसका नाम मैं टैग करके कमेंट में लिख लूँगा। ओके, तो अभी के अभी बोलो, आगे मैं आपको समझा रहा हूँ कि वो क्यों यूज़ किया। अब आप लोगों ने सोचा कि नॉन कॉपरेशन क्यों। अच्छा नहीं, मैं तो भूल गया। आप लोग तो कहाँ पढ़ाई के बारे में सोचते हो, आप लोग के दिमाग में तो कोई और ही दुनिया घूमती रहती है। चलो वो हम लोग कभी और एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। वो भी कर लेंगे भाई। अभी नॉन कॉपरेशन क्यों किया उसका देखते हैं। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, ब्रिटिश रूल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस. Non-cooperation movement is proposal in stages. It should begin with the surrender of title that the government awarded and boycott of civil service, army, police, court and legislative council, schools and foreign goods. अब नॉन कोऑपरेशन इसलिए किया क्योंकि गांधी जी को लग रहा था कि ब्रिटिश रूल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया. इंडिया में ब्रिटिश रूल एस्टैब्लिश हो गया था और नॉन कोऑपरेशन की हेल्प से वो सब टाइटल जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिए थे, जो बड़े बड़े टाइटल्स जो रिच कम्युनिटी थी उनको दिए थे, सर मैडम वैसे सब, उनको वो बॉयकॉट करना चाहती थी. उन्होंने कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की सारी चीज़ें हम लोग बॉयकॉट करते, फॉरेन गुड्स से लेके स्कूल, आर्मी, पुलिस, सबको
उसके बाद उन्होंने कहा, आफ्टर मैनी हर्डल्स एंड कैंपेनिंग बिटवीन द सपोर्टर एंड ओपोनेंट्स of the movement, finally in December 1920 the non-cooperation movement was adopted. अब ये बात पे कितने लोग उसके सपोर्ट में थे और कितने अपोज में थे, क्योंकि हर चीज़ के सपोर्टर और अपोजर होते ही है। तो फाइनली दिसंबर 1920 में नॉन कोऑपरेशन को अडॉप्ट कर लिया था, क्योंकि भाई सबको पता है गांधी जी जो साइड वो साइड ही जीतेगी। ये ना सबको बचपन से दिमाग में घुसा दिया है, सबको ऑब्वियसली पता ही होता है ये चीज़। अब बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं, वरना वीडियो भी कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपको टर्म टू में कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट चीज़ की तरफ। अब ये सब की वजह से मूवमेंट टाउन्स के अंदर मूवमेंट होने लगी और कंट्री साइड पे रेबिलियन हो गया। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं, द मिडिल क्लास स्टार्टेड द मूवमेंट एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट, टीचर, headmaster left the government controlled school and colleges. Lawyer gave up their legal practices. In the economic front, the effect of non-cooperation were more dramatic. The production of Indian textile mills and handlooms went up when people started boycotting foreign goods. अब यहाँ पे क्या हुआ कि मिडिल क्लास ने मूवमेंट चालू कर दी अपनी, और जो स्कूल के अंदर टीचर्स और सब थे उन्होंने अपना जॉब बंद कर दिया, क्योंकि वो सब ब्रिटिश के अंडर आते थे। फिर लॉयर ने अपनी प्रैक्टिसेस बंद कर दी, और जो फॉरेन गुड्स थे, जो फॉरेन के कपड़े जो ब्रिटिशर्स बनाते थे, उससे बॉयकॉट करके इंडियन कपड़े यूज़ करने लगे, जैसे कि खादी। However, this movement slowed down due to various reasons, such as khadi clothes are expensive, less Indian institution for student and teacher to choose from, so they went back to government school and lawyer joined back government courts. अब इंडिया ब्रिटिशर्स के अंदर आता था। अब हुआ क्या कि इंडिया के पास अपनी खुद की बहुत कम स्कूल्स और कॉलेजेस थे, और खादी कपड़ा जो था वो महंगा आता था, क्योंकि वो बनाते थे हैंड से, और जो फॉरेन गुड जो ब्रिटिशर का कपड़ा आता था वो था सस्ता, क्योंकि उससे मशीनरीज में बनाते थे। तो सब ने फिर से वापस लाइन पे आ गए और सब चीज़ फिर से अडॉप्ट कर ली। फिर आगे कह रहे हैं, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड, वेरएज peasants and tribal were developing in different parts of India. The peasant movement started against talukdars and landlords who demanded high rents and various other cases. It demanded reduction of revolt, abolition of beggar and social boycott of oppressive landlords. अब ये कह रहे हैं, स्वराज इन द प्लांटेशन एंड सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। For plantation worker in Assam, freedom meant right to move freely in and out, retaining a link with the village from which they had come. अब आसाम में जो प्लांटेशन वर्कर थे उनके लिए फ्रीडम का मतलब क्या था, कि वो अपनी मर्जी से फ्रीली इन एंड आउट हो सकते थे विलेज से, बाहर जाना हो या फिर से वापस आना हो फ्रीली। पर अंडर द Inland Immigration Act of 1859, plantation workers were not permitted to leave the tea gardens without permission. After they heard of non-cooperation movement, thousands of workers left plantation and headed home. But unfortunately, they never reached their destination and were caught by police and brutally beaten up. अब ये एक्ट के जो हमारा एक्ट है, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट, जो 1859 में पास हुआ था, उसके हिसाब से प्लांटेशन वर्कर को अपने मर्ज़ी से परमिट नहीं था बाहर जाने का। अगर उनको बाहर जाना है तो वो ब्रिटिशर्स से परमिशन लेने के बाद ही जा सकते थे, और इसी वजह से कुछ प्लांटेशन वर्कर ने अपनी जॉब छोड़ के घर जाने का सोचा, पर अनफॉर्चुनेटली वो लोग घर नहीं जा सके, क्योंकि रास्ते में ही ब्रिटिश पुलिस ने उनको पकड़ लिया और मारा, बराबर मारा। In February 1922,
The non-cooperation movement was withdrawn because Mahatma Gandhi felt that it was turning violent. Some of the leaders were wanted to participate in election to the provincial council. Swaraj Party was formed by C.R. Das and Motilal Nehru. In late 1920s, Indian politics again sharp because of two factors. The first effect was the worldwide economic depression and second effect was falling agriculture prices. The Statutory Commission was set up to look into the functioning of constitutional system in India and suggested changes. In 1928, Simon Commission arrived in India and it was greeted by slogan Go Back Simon. In December 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress formalized the demand of Purna Swaraj or fully independence for India. It was declared that 26 January 1930 would be celebrated as Independence Day. अब ये जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था उसको नॉन कोऑपरेशन भी बोल रहे हैं. तो फरवरी 1922 के अंदर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करना पड़ा महात्मा गांधी को क्योंकि वो धीरे धीरे वायलेंट सिचुएशन में टर्न हो रहा था. जैसे कि हमें पता है जब अपना वो जलियांवाला बाग मैसेकर वो सब आपने देखा है कि कितना वायलेंट हो गए थे सिचुएशन. उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने एक कमीशन बनाई, साइमन कमीशन, और उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1930 को हम हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे. उनका स्लोगन ये था गो बैक साइमन. जो अब वो मूवमेंट आती है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, द सॉल्ट मार्च. अब on 31st January 1930 महात्मा गांधी sent a letter to Weizsäcker in Irvine stating 11 demands. अब महात्मा गांधी ने 1930 में लॉर्ड इरविन उसको एक लेटर भेजा जिसमें 11 डिमांड की. Among the demand, the most stirring of all was the demand of abolish the salt tax. अब वो टाइम पे ना सॉल्ट के ऊपर टैक्स था, जो सबसे बेसिक नीड होती है ह्यूमन की, सॉल्ट, उसके ऊपर ब्रिटिशर्स ने टैक्स चढ़ा दिया था और वो भी छोटा मोटा नहीं, हाई टैक्स. तो महात्मा गांधी ने कहा कि भाई तुम ये बंद कर दो, ये अबॉलिश कर दो ये. फिर the demand needed to be fulfilled by 11th March or else Congress would start civil disobedience campaign. अब उन्होंने ये भी कहा कि 11 मार्च तक ये सब एबॉलिश हो नहीं गया तो कांग्रेस जो है वो फिर से सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चालू कर देगी. The famous Salt March was started by Mahatma Gandhi accompanied by 78 of his trusted volunteers. The march was over 240 million for Gandhiji's ashram in Sabarmati to Gujarat coastal town of Dandi. On 6th April he reached Dandi. अब हुआ क्या ना, वो 6 अप्रैल को डांडी में पहुंच गए. वहाँ पे भी बहुत सारे क्या बोलते हैं, बहुत वायलेंस हुआ क्योंकि गांधी जी को जेल में डाल दिया था और वो सब. अब ये सिचुएशन को सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की बिगिनिंग भी बोल सकते हैं, और बोल सकते नहीं, बोलते ही है. The movement spread across the world and salt law was broken in different parts of the country. Foreign cloth was boycotted, peasants refused to pay revenue in many places. Forest law was violated. In April 1930, Abdul Ghaffar, a devout disciple of Mahatma Gandhi, was arrested. Mahatma Gandhi was arrested a month later, which led to attack to all structures that symbolized British rule. अब महात्मा गांधी का एक डिसाइबल था अब्दुल गाफर खान. अब अप्रैल 1930 में उसको जेल में डाल दिया, अरेस्ट कर लिया, क्योंकि उसने भी सपोर्ट किया था सॉल्ट मार्च के अंदर. उसके ठीक एक महीने बाद गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया, और मेन इम्पैक्ट यह तब पड़ा जब गांधी जी को अरेस्ट किया. उसके बाद लोग इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने ब्रिटिश स्ट्रक्चर को तोड़ना चालू कर दिया.
और ऐसे स्ट्रक्चर जो ब्रिटिशर्स को सिम्बलाइज करते थे उसको भी तोड़ना चालू कर दिया। फिर हुआ by witnessing the horrific situation, Mahatma Gandhi decided to call off the movement and entered into a pact with Lord Irwin on 5th March 1931. अब as usual हमने सब देखा, उसके अंदर एक ही चीज़ होती है, एंड में सारी मूवमेंट का कॉल ऑफ ही करना पड़ता है क्योंकि वो वायलेंट हो जाती है। और उसी की वजह से 5 मार्च 1931 में महात्मा गांधी ने इरविन के साथ एक पैक्ट साइन किया, गांधी इरविन पैक्ट। गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। अब ये चीज़ ना इम्पोर्टेंट है, गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। ये चीज़ आती है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन में कौन था, कौन गया था वहाँ पे। और ऐसा भी आ सकता है गांधी जी कौन सी जगह पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे गए थे, या फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी। तो आगे है, व्हेन द कॉन्फ्रेंस ब्रोकन डाउन महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया डिसअपॉइंटेड एंड relaunched the civil disobedient movement. It continued for almost a year, but by 1934 it lost its movement. अब वहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से इंडिया आए, वो निराश हो गए क्योंकि वहाँ पे कुछ चला नहीं उनका। तो उन्होंने आके फिर से चालू कर दिया अपना सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, चालू करके बंद, बंद करके चालू, चालू बंद, चालू बंद, बस यही। उसके बाद वो मूवमेंट पूरे 1 साल चला, बट 1934 के आते आते उनको वो मूवमेंट बंद करना पड़ा क्योंकि वो हार गए थे। हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। अब पार्टिसिपेंट्स ने मूवमेंट को किस तरह देखा। द पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड द जट्स ऑफ उत्तर प्रदेश वर एक्टिव इन दिस मूवमेंट. They became enthusiastic supporters of civil disobedience movement, but they were deeply disappointed when the movement was called off in 1931. So when the movement was restarted in 1932, many of them refused to participate. The poor peasants joined a variety of radical movements, often led by socialists and communists. अब जो गुजरात के पाटीदार्स थे और यूपी के जट्स थे, वो ये मूवमेंट में एक्टिव थे, पर जब ये मूवमेंट का कॉल ऑफ किया 1931 में, तो वो लोग डिसअपॉइंट हो गए। और फिर जब रीस्टार्ट हुआ 1932 में, तो उनको विश्वास नहीं था कि ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं, इसलिए दे डिडंट जॉइन दिस मूवमेंट। टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट, द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड Commercial Congress in 1920 and the Federation of the Indian Chamber of Commerce and Industries (FICCI) in 1927 was formed. The industrialists attacked colonial control over the Indian economy and supported the civil disobedience movement. When it was first launched, some of the industrial workers did participate in the civil disobedience movement. In 1930 and 32, railway worker and dock worker were on strike. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो रेलवे वर्कर और डॉक वर्कर थे, वो 1930 में और 1932 में वो स्ट्राइक पे चले गए थे ये मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए। फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो सब थे, उन्होंने जो कॉलोनियल कंट्रोल है उसको अटैक किया। They attacked colonial control over the Indian economy and supported civil disobedience movement. जब फर्स्ट लॉन्च हुआ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, तब उन्होंने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को सपोर्ट किया। Another important feature of civil disobedience movement was the large scale participation of women. But for a long time, Congress was reluctant to allow women to hold any position of authority within the organization. अब सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का एक एडवांटेज था कि क्या उसके अंदर बहुत सारी वुमेन थी, मेजॉरिटी ऑफ वुमेन उसके अंदर पार्ट ले रही थी, पर फिर भी वो टाइम के मेंटालिटी के हिसाब से कांग्रेस के अंदर कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं दे रहे थे वुमेन को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए।
पर उसके बाद सब चेंज हो गया और अब तो आपको पता है कि फीमेल कितनी आगे बढ़ गई है, पर वो टाइम पे सब ऐसा ही था, आपको भी पता है। तो ये हुआ था। अब देखो भाई, जो चीज़ के एडवांटेज होते हैं वो चीज़ के डिसएडवांटेज होते ही हैं। और अब देखते हैं हम लोग द लिमिट ऑफ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। Dalits, addressed are untouchable, were not moved by the concept of Swaraj. Mahatma Gandhi used to call them Harijans or children of God, without whom Swaraj could not be achieved. He organized Satyagraha for the untouchable, but they were keen on a different political solution to the problem of community. They demanded reserved seat in educational institutions and separate electorate. अब दलित्स तो थे, उनको लोअर माइनॉरिटीज़ में आते हैं वो लोग, अनटचेबल्स बोलते हैं। और महात्मा गांधी ने उनको नाम दिया था हरिजन और चिल्ड्रन ऑफ गॉड, जिनके बिना फ्रीडम पाना इम्पॉसिबल था। तो महात्मा गांधी ने उनके लिए एक मूवमेंट भी चलाया, पर वो लोग अपनी अलग ही सिचुएशन में फंसे हुए थे। उनको चाहिए थी रिजर्व सीट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट के अंदर। तो भाई क्या ही कर सकते हैं, आगे ही बढ़ते। और वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करो यार, तुम भी यार ऐसे दुखी करते हो, अच्छा नहीं लगता है। एनीवेज लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अब यहाँ पे मैं कुछ बोल रहा हूँ आपको, सम इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स। ये सबसे साइड में हटके कुछ इम्पोर्टेंट मूवमेंट भी हुई थी। अब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, who organized the delegates into depressed classes association in 1930, clashed with Mahatma Gandhi at his second roundtable conference by demanding separate electorates for Dalits. अब ये चीज़ आ सकती है आपको एग्जाम में कि महात्मा गांधी के साथ क्लैश कब हुआ था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। तो वो आप लिख सकते हो द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर। और किस चीज़ पे हुआ था, तो डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स। द पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932 gave the depressed classes reserved seat in provincial and central legislative council. अब जो पूना पैक्ट था 1932 के सितंबर के अंदर, उन्होंने डिप्रेस क्लास एग्जाम्पल दलित्स, उन लोगों को रिजर्व सीट दे दी प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नॉन कॉपरेशन खलीफत मूवमेंट, मुस्लिम फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस, ड्यू टू विच रिलेशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम वर्स्ड। अब नॉन कॉपरेशन खलीफत मूवमेंट को कैंसिल डिक्लाइन करने की वजह से मुस्लिम को बुरा लगा कांग्रेस के लिए, और हिंदू और मुस्लिम के बीच में वैसे भी क्या बोलते हैं, वैसे भी नहीं जम रही थी, और इस चीज़ के वजह से ज़्यादा उनके बीच में मतभेद हो गया। मोहम्मद अली जिन्ना वॉज विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स इफ मुस्लिम were assured reserved seat in Central Assembly and representation in propagation to population in the Muslim-dominated provinces. अब मोहम्मद अली जिन्ना, जो अपने इंडिया में जैसे महात्मा गांधी का फ़ोटो होता है नोट के अंदर, करेंसी के अंदर, वैसे ही पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना का होता है। ऑलमोस्ट आई थिंक सबको पता होगा। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा कि अगर तुम लोग दलित्स और सबको डिप्रेस क्लास को अलग से सीट दे सकते हो, तो मुस्लिम कम्युनिटी को भी अलग सीट दो, उनको भी रिजर्व सीट दो भाई सेंट्रल असेंबली में। क्यों उनको क्यों नहीं दे रहे? अगर आप लोग माइनॉरिटीज़ को दे रहे हो तो मुस्लिम तो आप दे ही सकते हो ना। The hope of resolving the issue at all-party conference in 1928 disappeared when M.R. Jaikar of Hindu Mahasabha strongly opposed a thought of compromise. अब ये थी कुछ इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स। ये 2 पॉइंट आप अगर याद कर लो तो एटलीस्ट ये आएंगे तो सही, वैसे मेरी गट फीलिंग कह रही है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस पे ना आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया होगा,
और सीबीएसई का क्या है, जिस पे आप लोग ध्यान नहीं देते उस पे से ही क्वेश्चन वो लोग उठाते हैं और फिर हम लोग बोलते हैं कि ये तो था ही नहीं, पर एक्चुअली में वो होता है एनसीईआरटी के बुक के अंदर ही, बट ऐसे लिखा हुआ होता है कि आपको पता ही नहीं है कि कहाँ पे है वो, क्योंकि वो एक टाइप से ये भी माइनॉरिटी में गिन लो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और ये आई गेस ये हमारा लास्ट टॉपिक है पूरा चैप्टर का, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। Nationalism spread when the people began to believe that they are all part of same nation. History and fiction, folklore and song, popular print and symbol, all played a part in making of nationalism. अब नेशनलिज्म तब स्प्रेड होता है जब पीपल बिलीव दैट वो सब एक ही पार्ट के हैं, एक ही हिस्ट्री, फिक्शन, सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट, सिंबल, सब एक ही चीज़ है उनके लिए. Finally, in 20th century, the identity of India came to be visualized, associated with the image of भारत माता. जब फाइनली 20th सेंचुरी के अंदर इंडिया के सिंबॉलिक एक चीज़ खड़ी हो गई थी, एक प्रिंट, एक आर्ट, जिसको नाम दिया था भारत माता. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय created the image, and in 1870 he wrote Vande Mataram as hymn to the motherland. अब ये सब जो पिक्चर था भारत माता का वो बनाया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपना 1870 के अंदर. अब उसने 1870 के अंदर वंदे मातरम एक हेम की तरह अपने मदरलैंड को दिया था. Rabindranath Tagore painted his famous image of Bharat Mata portrait as an aesthetic figure. अब ये भारत माता का जो पेंटिंग था जो रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था वो आप साइड में देख सकते हो. ये रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की पेंटिंग बनाई थी. She is calm, composed, divine and spiritual. In late 19th century in India, nationalists began recording folk tales sung by bards and they tortured villages to gather folk song and legends. During the Swadeshi movement in Bengal, a tricolor flag of red, green, yellow. हाँ, पहले हमारे इंडिया का फ्लैग था रेड, ग्रीन और येलो कलर के अंदर. जब स्वदेशी मूवमेंट बंगाल में चल रहा था तब was designed with had 8 lotuses representing 8 provinces of British India and crescent moon representing Hindu and Muslim. By 1921, Gandhiji designed the Swaraj flag, a tricolour, red, green and white, and had a spinning wheel in center representing Gandhian ideal of self-help. अब गांधी जी ने 1921 के अंदर एक फ्लैग बनाया, ऑफिशियल फ्लैग ट्राई कलर का, रेड, ग्रीन एंड वाइट. जो पिछला वाला था वो था रेड, ग्रीन एंड येलो का. ये रेड, ग्रीन एंड वाइट और इसके सेंटर के अंदर एक स्पिनिंग व्हील था, जो अशोका चक्र अभी है वैसे ही स्पिनिंग व्हील था जो गांधी जी घुमाते रहते थे. अपने फोटोज़ में भी देखा होगा. बस वही. तो बस ये अभी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो. और हाँ, ये चीज़ का मैं होमवर्क भी दूंगा. 4 से 5 क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ जो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. अगर आपको ये चीज़ की PDF चाहिए वो भी मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर. तो बस हमें फॉलो करने के लिए आप इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पे भी जा सकते हैं, और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी नीचे दिया गया है. हमारे इंस्टाग्राम का ID का नाम इकोनोटेड, ट्विटर का है इकोनोट्स और यूट्यूब का भी है इकोनोट्स. और ये चारों की जो लिंक है वो हम नीचे दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर. अगर आपको इसका PDF चाहिए, सब चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी. और ऐसे ही क्या बोलते हैं धमाकेदार कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारी चैनल. चलो इसी के साथ फाइनल गुड बाय, टाटा. अब नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए उसका भी सजेस्ट करना, और बस उसके ऊपर वीडियो आ जाएगी आपके लिए, कुछ भी भाई. एनीवेज, सी यू इन द नेक्स्ट वन.